हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आज की महा मैराथन क्लास के अंदर। पहली बार अपने चैनल पे जो है महा मैराथन क्लास होने जा रही है और ये क्लास जो है ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में महाकारीगर जो है साबित होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी प्रश्न ऐड किए गए हैं सभी इम्पोर्टेंट है और सभी चैप्टरों में से प्रश्न लिए गए हैं। तो आप सभी को जो है अपने काम को विराम देकर जो है अच्छी जगह बैठकर और पूरी क्लास को अटेंड करना है। आप बीच में डिस्टर्ब ना हो, कोई आपको परेशान ना करे, ऐसी जगह बैठकर आपको ये क्लास पूरी की पूरी जो है आपको अटेंड करनी है। जिन बच्चों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी अगर इस क्लास को देख के जाएंगे तो बढ़िया जो है ज्योग्राफी में नंबर जो है लेकर आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के जो है पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दिया गया है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो है परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। उक्त परिभाषा है किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है? एलन सैंपल के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। या आपसे 1-2 नंबर का प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, एलन सैंपल द्वारा दी गई परिभाषा क्या है? तो आपको ये परिभाषा याद करनी है। पहली बात तो यही है कि आपको परिभाषाएं याद करनी है, क्योंकि आपसे हो सकता है वो MCQ के अंदर पूछ ले या आपको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। तो आपको परिभाषाएं याद करनी है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट परिभाषाएं लिखा सकता है 2 नंबर में, तो ये चीज़ को आपको जो है नोट रखना है। और अपना सेकंड क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से जो है सर्वाधिक उत्पादन आयु वर्ग कौन सा है? उत्पादक जो आयु वर्ग है बताना है, तो प्रौढ़ वर्ग। उसके बाद देखिएगा, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में जो है सर्वाधिक रोजगार है? तो इसमें से बताना है सेवा के अंदर, द आंसर सही हो जाएगा। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 के अंदर की गई थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडजल के जो है अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? देखो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको परिभाषाएं याद करनी है, ठीक है। तो जैसे पूछ लिया ना, रेडजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच जो है संबंधों का संश्लेषित अध्ययन होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वो परिभाषा बताई थी। अब ये परिभाषा पूछ रहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो एलन सैंपल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को जो है नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक सुसंगठित ज्ञान का जो है उद्भव संकल्पना है। यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता की है? तो एलन डी सैंपल, ठीक है। उत्पत्तिवाद युग में जो है भूगोल के अध्ययन का आधार क्या था? तो प्राकृतिक विवेचन। सामाजिक भूगोल के कोई 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। देखिए, कोई 4 उपक्षेत्रों के नाम बताने हैं। व्यवहारिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा लिंग भूगोल, चौथा हो गया अपना ऐतिहासिक भूगोल। ये अपने 4 हो गए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बताता जाऊंगा आपको, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। आर्थिक भूगोल के कोई 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसमें देखिए, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल और पर्यटन भूगोल, ठीक है, ये अपने 4 हो गए। राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों जो है उपक्षेत्र कौन से हैं? तो निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, ये अपने 2 है, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, भूगोल की 2 मुख्य शाखाओं के नाम बताइए। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल पहला हो गया, दूसरा हो गया मानव भूगोल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
प्रावण्य निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तब तक। अब देखिए, उत्तर है आदिम मानव समाज जो है और प्रकृति की प्रबल इच्छा शक्तियों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया को प्रावण्य निश्चयवाद कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। इसमें मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार जो है सभी को ढाल लेता है। यही क्या है? प्रावण्य निश्चयवाद है। ठीक है, और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। साथ साथ में प्रश्न जो है आपके याद हो जाएंगे दोबारा अगर आप वीडियो देख लेना उसके बाद। ठीक है, तो और आपके जो है रिपीट हो जाएंगी। प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति का मानवीकरण, मानव द्वारा जो है प्रकृति को जो है अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव का प्राकृतिकरण किसे कहते हैं? मानव का प्राकृतिकरण किसे कहते हैं? मानव का प्राकृतिकरण, मानव जब प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है तो यह प्रक्रिया मानव का प्राकृतिकरण कहलाती है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए 1970 के दशक में जो है मानव भूगोल में जो है किन विचारधाराओं का उदय हुआ, उनके नाम लिखते हुए जो है प्रमुख लक्षण लिखिए। तो वो अपने को बताने हैं भाई। देखिए इसके अंदर 1970 के दशक में जो है मानव भूगोल में निम्न 3 विचारधाराओं का उदय हुआ था। तो कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा, इसका जो है संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए के अनेक पक्षों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से होता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है अमूलवादी रेडिकल विचारधारा, इसका संबंध जो है गरीबी के कारण बंधन और सामाजिक असमानता से होता है। इसमें मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद है व्यवहारवादी विचारधारा, इसमें जो है प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान के साथ जो है मानव जाति, प्रजाति एवं धर्म पर जो है आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर दिया गया है। उसके बाद है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है समयवाद को स्पष्ट कीजिए। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव जो है प्रौद्योगिकी की जो है सहायता से जो है उनका उपयोग करता है। कुछ शब्द जो है लिखने में मिस्टेक हो गई थी, ये जो लिखने वाले थोड़ी गलती कर देते हैं। वो उपयोग करता है तथा धीरे धीरे जो है प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। मानव भूगोल की यह विचारधारा जो है समवाद कहलाती है। आपके अनुसार जो है नवनिश्चयवाद का क्या महत्व है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस विचारधारा के अनुसार जो है मानव प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इस विचारधारा के अनुसार जो है मानव को जो है प्रकृति पर विजय पाने के लिए जो है प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा और उसे जो है विनाश से बचाना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव भूगोल की जो है प्रकृति को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु जो है मानव की क्रियाकलाप है और मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के बीच जो है संबंधों का अध्ययन उनकी आपसी अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। मानव प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करता है तथा उनमें आवश्यकता अनुसार जो है परिवर्तन लाता है और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर जो है कम लोग और कम स्थानों पर जो है बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? 16वां जो है क्वेश्चन अपना है। तो इसका देखिएगा, यह कथन जो है जॉर्ज बी क्रेसी का है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व में जो है उच्च जनसंख्या वाले प्रथम 3 देशों के नाम जो है क्रमवाइज बताना है अपने को। तो वो देखिए विश्व की जनसंख्या, उच्च जनसंख्या वाले प्रथम 3 देशों के नाम बताने हैं। तो चीन हो गया, भारत हो गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये अपने जो है 3 हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में जो है निवास करने वाली जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल के अनुसार जो है अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को कैसे मापा जाता है ये पूछ सकता है आपसे। तो इसे जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। विद्यार्थियों एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आर्ट सब्जेक्ट की या साइंस सब्जेक्ट की अगर आपको डेस्क वर्क चाहिए तो हमने जो है चैनल पे डाल दी है, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप हमारे से व्हाट्सएप पे ले सकते हो
व्हाट्सअप नंबर मैं आपको जो है इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा मेरे। आप मेरे से व्हाट्सअप पे जो भी डिस्कस करना है आपको, जो भी आपके प्रश्न है वो मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। 19वां प्रश्न अपना है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक में अंतर लिखिए। तो ये अपने को अंतर बताना है। प्रतिकर्ष कारक ये लोगों को जो है निवास स्थान या उद्गम को जो है छोड़ने का कारण बनते हैं। उद्गम हो गया, ठीक है, यहाँ पे उद्गम आएगा, को छोड़ने का कारण बनते हैं। तो अपकर्ष कारक है ये लोगों को जो है आकर्षित करते हैं। अपकर्ष कारक अपनी ओर जो है खींचते हैं, ठीक है, आकर्षित करते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर में जो है अंतर लिखिए। तो ये अपने को बताना है। तो जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें इसी के अंदर है, मृत्यु दर पूछ रहा है। जन्म दर हमने बता दिया। अब बात करते हैं अपने मृत्यु दर के बारे में। एक वर्ष में जो है प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है मृत्यु दर कहलाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर की गणना का सूत्र लिखिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोधित जन्म दर का जो सूत्र है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बट्टे में जो है ये 1000 लगा के गुणे में 1000 कर देना, और उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या। इसी प्रकार आपको लिखना है अपनी कॉपी के अंदर। जब भी लिखो तो इसका स्क्रीनशॉट मार लो, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट दे लो इस प्रश्न का, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि की गणना का सूत्र लिखिए। तो इसका भी आप जो है सूत्र जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 23वां हमारा प्रश्न है, प्रवास किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोगों का एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रवास को प्रभावित करने वाले जो है कारक अपने को बताना है। तो 2 ही कारक होते हैं, एक तो होता है प्रतिकर्ष कारक और एक होता है अपकर्ष कारक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आप्रवास व उत्प्रवास में अंतर लिखिए। तो अपने को अंतर बताने हैं, अंतर बताएंगे। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं। यानी कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, एक स्थान है उनका और ये स्थान उन्हें छोड़ दिया, ठीक है, और वो नए स्थान पर जाके बस गए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, आप्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। और प्रवासी ये वे प्रवासी है जो एक स्थान से जो है बाहर चले जाते हैं, उत्प्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले कोई 3 अपकर्ष कारक लिखिए। तो 3 अपकर्ष कारक लिखने हैं जो प्रभावित करता है जनसंख्या का। रोजगार के अच्छे अवसर होना, यानी कि कोई ऐसी जगह हैं जहाँ पे रोजगार के बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं, बहुत सी नौकरियाँ वहाँ पे मिल रही है, और रहन सहन की अच्छी दशाएँ होना चाहिए, अनुकूल जलवायु हो वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ क्या है, वो जगह लोगों को आकर्षित करती है। जैसे कि आप सभी देखते हो कि अपने कोई एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, और अपने यहाँ से कोई 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर जो है एक जगह है, इस जगह से जो है यहाँ पे जो है रोजगार के अच्छे अवसर नहीं है, और यहाँ पे अपने को नौकरियाँ मिल जाती है पहले नंबर पर, तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरे पे मान लो कि अच्छी रहने की जगह हो, वहाँ पे अनुकूल जलवायु हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, अपने जाएंगे, वो अपने को वो जगह आकर्षित करेगी। वही बात इसके अंदर है, ठीक है। इस प्रश्न के अंदर वही है कि जो है जनसंख्या प्रभाव को प्रभावित करने वाले कोई 3 अपकर्ष कारक पूछे हैं। तो रोजगार के अच्छे अवसर हो गया, शिक्षा से संबंधित हो गया, स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये जो है अपनी ओर जो है आकर्षित करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले 3 प्रतिकर्ष कारक लिखिए। तो बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदा। तो ये क्या है, अपने को मजबूर करती है उस जगह से जाने के लिए जहाँ पे बेरोजगारी हो,
रहन सहन की निमनशाही हो, ठीक है, प्रतिकूल जलवायु हो, प्राकृतिक आपदा हो जहाँ पे सूखा बाढ़ वगैरह सब आ रहा हो, तो वो क्या है अपने को ये मजबूर करती है वो जगह छोड़ने के लिए। तो वो क्या है, ये प्रवास के जो है प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय लिखिए। तो इसके अंदर देखिए जनसंख्या नियंत्रण के जो है प्रमुख उपाय जो है निम्नलिखित है। कौन कौन से है वो देख लीजिए। परिवार नियोजन को जो है अपनाकर बच्चों के जन्म को रोककर जो है तथा जन्मों में अंतराल रखकर जनसंख्या को जो है सीमित किया जा सकता है। लोगों को जागरूक बनाकर जो है जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट है थॉमस माल्थस का जो है जनसंख्या सिद्धांत लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थॉमस माल्थस जनसंख्या सिद्धांत जो है 1758 के अंदर जो है लोगों की संख्या का खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि के जो है परिणाम अकाल, महामारी तथा युद्ध के जो है रूप में सामने आते हैं, जिसमें जनसंख्या वृद्धि में जो है अचानक गिरावट आती है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक को समझाइए। वो भौगोलिक कारक कौन से हैं? जो भूमि से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हो गया जल की उपलब्धता, जहाँ पे जो है अपने को जो है जल आसानी से प्राप्त हो जाता है। लोग उन क्षेत्रों में अधिक रहना पसंद करते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सबसे घने बसे हुए जो क्षेत्र में जो है ना, समझ रहे हो बात, जहाँ पे जो है अपने को पानी जो है आसानी से मिल जाता है। बहुत जो है ज़्यादा पानी अपने को दिनचर्या के अंदर अपने को पानी की आवश्यकता पड़ती है अपने रोज़मर्रा कार्य के लिए, जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, ठीक है, खाना बनाना, सब में जो है पानी की अपने को ज़रूरत पड़ती है। तो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे जो है जल आसानी से मिल जाए, ठीक है। उसके बाद है जलवायु। मानव के रहने के लिए जो है अनुकूलन जलवायु वाले जो क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जैसे कि हो गया भूमध्य सागरीय प्रदेश। प्रतिकूल जलवायु अधिक गर्म व अधिक ठंड वाले क्षेत्रों में जो है जनसंख्या कम मिलती है, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे लोग रहना कम पसंद करते हैं। प्रतिकूल जलवायु हो, जहाँ पे ना ठंड है, ठीक है, अनुकूल जो है जलवायु अगर हो वहाँ पे, जहाँ पे ना ठंड है और ना जो है गर्मी है, ठीक सा मौसम रहता हो, तो वह क्या है जगह आकर्षित करती है। उसके बाद में है मृदाएँ हो गया, जो मिट्टी को हमें जो है बोलते हैं। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि यह मृदा जो है कृषि तथा इससे जुड़ी क्रियाओं के अनुकूल होती है। उसके बाद देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारक को समझाइए। जो मिट्टी है वो आप समझ गए क्या, जैसे कि उपजाऊ मिट्टी, अगर जहाँ पे जो किसान है मान लो, ठीक है, और जो किसान लोग हैं ना, जो वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करेंगे जहाँ की जो है मिट्टी जो है उपजाऊ होगी, खेती करेंगे वो, तो जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ पे जो है रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो यही है सीन इसका। उसके बाद देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारकों को समझाइए। आर्थिक कारक कौन से हो गए? खनिज हो गया, जिससे जो है अपने को मजदूरी मिलता हो, ठीक है, जैसे कि खनिज भंडारों वाले क्षेत्रों को, उद्योगों को जो है आकर्षित करते हैं, जिससे लोगों को रोज़गार मिलता है। जहाँ पे जो है अच्छे जो है कोई उद्योग लगे हो, जहाँ पे वो क्या है अपने को पता, जहाँ पे उद्योग होंगे वहाँ पे रोज़गार है, अपने को वहाँ पे रोज़गार मिल जाएगा, तो उस जगह लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। मजदूर इन क्षेत्रों की ओर जो है आकर जनसंख्या को बढ़ा देते हैं, जैसे अफ्रीका की कटंगा और जाम्बिया की ताम्रपेटी। नगरीकरण नगरीय क्षेत्र में जो शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं जो है तथा संचार व परिवहन के साथ रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है यहाँ आने के लिए आकर्षित करते हैं, जिससे नगरीय जनसंख्या बढ़ जाती है, ठीक है। समझ गए बात आप मेरी। औद्योगिकरण क्षेत्र रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराते हैं और बड़ी संख्या में जो है लोगों को आकर्षित करते हैं। इनमें जो है कारखानों के मजदूरों के अलावा जो है ड्राइवर, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, शिक्षक तथा अन्य सेवाएं जो है उपलब्ध कराने वाले लोग भी शामिल होते हैं, जैसे कि जापान का कोबे, ओसाका प्रदेश, ठीक है। जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करने वाले सामाजिक व सांस्कृतिक कारक पर जो है टिप्पणी लिखिए। तो इसका देखिए सामाजिक व सांस्कृतिक कारक प्रत्येक देश के जो है रीति रिवाजों, धार्मिक परंपराओं के कारण जो है जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है।
जिन देशों में जो है सामाजिक संगठन मजबूत होते हैं वहाँ जो है जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है। जिन क्षेत्रों में जो है सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है उनको जो है लोग छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, जनानकीय संक्रमण सिद्धांत की तीनों अवस्थाओं की जो है प्रमुख विशेषताएं लिखिए, वह मॉडल बनाइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जनानकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रथम अवस्था की अगर हम बात करें तो देखिए, इस अवस्था में जो है उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर होती है। इसका कारण जो है महामारी और भूखमरी है। इस अवस्था में जो है जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग जो है कृषि कार्य करते हैं। जनानकीय संक्रमण सिद्धांत की जो है द्वितीय अवस्था की प्रमुख विशेषताएं की अगर हम बात करें, इस अवस्था के जो है प्रारंभ में जो जन्म दर उच्च होती है तथा समय के साथ जो है घटती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन मैं जो है एक रिज़ल्ट इसका निकालूंगा। इस वीडियो से जो है कितने प्रश्न आए हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, वो आपको मैं जो है एक प्रूफ के साथ लेके आऊँगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी जो है महत्वपूर्ण है। आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन मैं इसका रिज़ल्ट लेके आऊँगा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। काफ़ी प्रश्न जो है आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, जन्म दर अधिक तथा मृत्यु दर कम होने से जो है जनसंख्या में जो है तेज़ी दिखाई देती है। जनानकीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था की अगर हम बात करें तो उसकी प्रमुख विशेषताएं ये थी, इस अवस्था में जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या जो है मंद गति से बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखिए, मानव विकास के 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष मूलभूत क्षेत्र लिखिए। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जो है संसाधनों तक पहुंच। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों स्तंभ विचारों के नाम लिखने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्षमता, सतत पोषणीय, उत्पादकता, सशक्तिकरण, ठीक है। उसके बाद में है 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत जो है समता और सतत पोषणीयता से जो है क्या आशय है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के जो है समान अवसर देना है। सतत पोषणीयता के बारे में अगर बात करें, इसका अर्थ जो है अवसरों की उपलब्धता से में जो है निरंतरता है। आने वाली पीढ़ी को जो है को भी संसाधन समान रूप से जो है उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। सशक्तिकरण व उत्पादकता का क्या अर्थ है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सशक्तिकरण का अर्थ अपने विकल्प चुनने की जो है आज़ादी। उत्पादकता का अर्थ लोगों की कार्य क्षमता को जो है बढ़ाना होता है। मानव विकास के 4 उपागम लिखिए। आय उपागम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मानव विकास के आय उपागम से आप क्या समझते हैं। आय उपागम के बारे में अगर हम बात करें तो यह मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। इसमें माना जाता है कि आय का स्तर ऊंचा होने पर जो है मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। अधिक आय से मानव की स्वतंत्रता बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मानव विकास के कल्याण उपागम से आप क्या समझते हैं। तो इसका देख लीजिए, कल्याण उपागम, यह उपागम जो है मानव को लाभार्थी के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सुरक्षा पर जो है अधिक सरकारी खर्च पर जोर देता है। उसके बाद हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम से जो है आप क्या समझते हैं। तो इसका हो जाएगा आधारभूत आवश्यकता उपागम जो है, यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने दिया था। इसमें जो है मानव विकल्पों के स्थान पर जो है मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं पर जोर दिया गया था। कौन कौन से वो देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, ठीक है। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास के क्षमता उपागम से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह उपागम जो है अमर्त्य सेन ने दिया था और इसके अनुसार जो है शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संसाधनों तक पहुंच के जो है क्षेत्रों में मानव क्षमताओं को बढ़ाकर मानव विकास को प्राप्त किया जा सकता है। UNDP का पूरा नाम लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। उसके बाद में देखिए महत्वपूर्ण सूचकांकों के नाम लिखने हैं। मानव विकास सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, ठीक है। और इसके बाद है मानव विकास सूचकांक या मापन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये अपने को बताना है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जो है प्रदर्शन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। इन तीनों में से जो है प्रत्येक आयाम को जो है 1/3 बार दिया जाता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। कई बार ये पूछ लेता है 0 से 1 के बीच, जैसे कि MCQ क्वेश्चन हो गया, रेगिस्तान हो गया, तो आपको ये जो है पूरा याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आधारित होता है, स्कोर 1 के जितना जो है निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही आर्थिक अधिक होता है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद देखिए उच्चतर जीवन का प्रत्याशा का क्या अर्थ है। तो उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास जो है अधिक लंबे और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर है। देखिए अपना 45 नंबर क्वेश्चन है। आज की मैराथन क्लास काफ़ी बड़ी है और ये धमाकेदार क्लास है। और आपके जो है ज्योग्राफी के अंदर अगर आपका एक टारगेट है 90+ का, ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरी देखना और पूरी अटेंड करके जो है इन प्रश्नों को आपको याद करके जाना है। जब आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आपको ये जो है पढ़ के जाने हैं क्वेश्चन। मैं कहता हूँ कि काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। देखिए विश्व के किस देश ने जो है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति के लिए जो है आधिकारिक माप घोषित किया, तो भूटान हो जाएगा। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। मानव के यह क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाकलाप कहलाती है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है प्रमुख प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आखेट हो गया, भोजन संग्रह, पशुधारण, मछली पकड़ना, ठीक है, वनों से लकड़ी काटना, कृषि खनन, ठीक है। ये सब क्या है, ये प्राथमिक क्रियाओं के जो है नाम है, ठीक है। प्रमुख की बात मैं करना हूँ यहाँ पे। उसके बाद है उन 2 क्रियाओं के नाम बताइए जिन पर जो है आदिमकालीन मानव अपने जीवन में निर्वाह के लिए निर्भर रहते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये आखेट है, भोजन संग्रह, ठीक है। प्राचीनतम की अगर बात करूं तो आखेट, और आर्थिक क्रिया की अगर बात करूं तो भोजन संग्रह, तो ये दोनों है, ठीक है। तो ये आपको भाई याद रखना है। विश्व के किन 2 क्षेत्रों में जो है भोजन संग्रह किया जाता है, नाम लिखिए। तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में जो है उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया तथा दक्षिणी चिली। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में जो है दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया का आंतरिक प्रदेश। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चिकन क्या है भाई, ये किससे बनता है। तो ये च्युइंगम से जो है च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं, चिंकल कहते हैं। यह जपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। चलवासी भूचार पशुपालकों को की संख्या घटने के 2 जो है यहाँ पे कारण अपने को लिखने हैं। 2 कारण देखिए, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की जो है योजना बनाना। ऋतु प्रवास क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको एक बार। जो भी विद्यार्थी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपका 90+ का अगर टारगेट है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। नोट्स, डेस्क वर्क, पासबुक की PDF, मतलब कुछ भी यहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है RK_Study.99। टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं मेरा जो है लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मेरा मोबाइल नंबर है ये। जिन विद्यार्थियों को जो है डेस्क वर्क की आवश्यकता है अपने आर्ट या साइंस के अंदर, तो डेस्क वर्क की PDF मैंने तैयार कर ली है। आप मेरे को जो है व्हाट्सअप कर सकते हो इन नंबरों पे, व्हाट्सअप करिए इन नंबरों पे और आपको जो है PDF मिल जाएगी। क्वेश्चन है ऋतु प्रवास क्या है। पशुपालक अपने पशुओं के साथ गर्मियों में जो है मैदानी भाग से पर्वतीय भाग की ओर और जो है सर्दियों में पर्वतीय भाग से मैदानी भागों की ओर जो है प्रवास करते हैं। इस गतिविधि को जो है ऋतु प्रवास कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में हिमालय क्षेत्रों में जो है गुज्जर, बकरवाला, गद्दी व बूटी जाति के जो लोग जो है ऋतु प्रवास करते हैं। ये पूछ भी सकता है आपसे, ठीक है।
और ब्राज़ील के कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृषि का अर्थ लिखिए। तो खेतों को जो है जोतना, फसलें उगाना और पशुओं के जो है पालन पोषण की क्रिया कृषि कहलाती है। निर्वाह कृषि क्या है? निर्वाह कृषि में जो है कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसके जो है 2 भाग में बांटा गया है, आदिम कालीन निर्वाह कृषि और गैर निर्वाह कृषि। ट्रोंडा नामक पुष्प की खेती में जो है कौन सा देश विशिष्ट स्थान रखता है? तो नीदरलैंड हो जाएगा इसका। मिश्रित कृषि की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी जो है फसल उत्पादन व पशुपालन दोनों को जो है समान महत्व दिया जाता है। यह कृषि विश्व के जो है अत्यधिक विकसित भागों में जो है की जाती है। एक सेकेंड। क्षमा चाहूँगा, बेक हो गया था। तो अब देखिए, चारे फसलें जो है मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है, ठीक है। और उसके बाद देखिए किस प्रकार की कृषि को जो है सोवियत संघ के जो है कोलखोज का नाम दिया गया था? क्या कोलखोज आपसे पूछ सकता है कोलखोज क्या है? तो सामूहिक कृषि को ही जो है कोलखोज का नाम दिया गया था। उसके बाद देखिए 59 नंबर अपना क्वेश्चन है। नीचे दिए गए क्षेत्र व घास के मैदान को जो है सम्मिलित करना है, इसको मिलाना है भाई। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको याद कर लेना ताकि एग्जाम के अंदर पूरा जाए तो आप आराम से कर पाओ। 60 नंबर क्वेश्चन है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के समीप क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्षेत्र जो है ताज़ा दूध व अन्य डेयरी उत्पादनों के जो है अच्छे बाजार होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वाणिज्य डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र लिखिए। तो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिम यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है कनाडा, तीसरा क्षेत्र है न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया, ठीक है। ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नगरीय क्षेत्र के चारों ओर जो है सब्जियों का उगाना ट्रक कृषि कहलाता है। यह जो है बाजार और फार्म के बीच जो है एक ट्रक द्वारा जो है एक रात में तय की गई दूरी द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रोपण कृषि की मुख्य विशेषता व क्षेत्र लिखिए। रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है, इसमें अधिक पूंजी निवेश, तकनीकी आधार पर जो है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह जो है एक फसली कृषि है, जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है। यहाँ जो है श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं। और क्या है, विश्व के विभिन्न देशों में जो है कई रोपण फसलें उगाई जाती है, जैसे कि एक भारत व श्रीलंका में, चाय 2 मलेशिया में, ठीक है। रबर ब्राज़ील में, काफ़ी जो है पश्चिम द्वीप समूह में गन्ना व केले, और फिलीपींस में जो है नारियल व गन्ना, और इंडोनेशिया में गन्ना, ठीक है। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में जो है 3 अंतर लिखिए। तो चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन के अंदर जो है निम्नलिखित अंतर है। कौन कौन से? चलवासी पशुचारण की बात करते हैं और पहले, और उसके बाद में करेंगे वाणिज्य पशुधन पालन की बात। चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह जो है प्राचीन व्यवसाय रहा है। वाणिज्य पशुधन पालन चलवासी पशुचारण की तुलना में अधिक व्यवस्थित ये पूंजी प्रधान व्यवस्था है, ठीक है। और अब बात करते हैं, इस प्रकार के पशुचारण में जो है अनेक प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में जो है केवल एक ही प्रकार के जो है पशु पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारण में जो जुड़े लोग चारे तथा जल की जो है खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। और इसके अंदर क्या है, वाणिज्य पशुधन पालन के अंदर करने वाले एक निश्चित स्थान पर जो है फार्म पशुओं का पालन करते हैं। वेरी वेरी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है धरातलीय खनन व भूमिगत खनन में जो है अंतर लिखिए। तो धरातलीय के बारे में बात कर लेते हैं। इस खनन विधि को जो है विवृत खनन भी कहते हैं। इस खनन विधि को कूपकी खनन भी कहते हैं, ठीक है। दोनों की बात कर रहे हैं, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया, ठीक है। अब इसका ये हो गया और इसका ये हो गया, ऐसे हम बात इसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है। यह खनन सबसे सस्ती विधि है, यह धरातलीय खनन विधि से महंगी है। इस विधि में उपकरणों व सुरक्षा के उपायों पर जो है कम खर्च होता है। इस विधि में जो है उपकरणों एवं सुरक्षा के उपायों पर जो है अधिक खर्च होता है। खनन की यह विधि कम जोखिम भरी होती है और खनन की यह विधि जो है अधिक जोखिम भरी होती है। आप देख लेना, मैंने आपको पढ़ के बताया है, ठीक है। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
विनिर्माण से आशय है मशीनों द्वारा जो है वस्तु का उत्पादन है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, ठीक है, किसी चीज़ का निर्माण करना। आधारभूत उद्योग व और गैर आधारभूत उद्योग में अंतर लिखिए। तो वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तु बनाने के लिए जो है कच्चे माल के रूप में जो है प्रयोग में लाया जाता है उन्हें कहते हैं आधारभूत उद्योग। वे उद्योग जिनके उत्पाद प्रत्यक्ष रूप में जो है उपभोक्ता द्वारा जो है प्रयोग के लिए लाया जाता है उन्हें कहते हैं गैर आधारभूत उद्योग। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया। उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ तक बता दिया उद्योग जो है कहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग को जो है आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग को जो है आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि यह जो है अन्य उद्योगों के लिए जो है कच्चा माल प्रदान करता है, जैसे कि मशीन और औजार। आधुनिक बड़े पैमाने पर जो है होने वाले विनिर्माण की कोई 4 विशेषताएं लिखी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाली विनिर्माण की विशेषताएं निम्नलिखित है। कौशल का विशिष्टीकरण, ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योगों में जो है एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन बड़े स्तर पर जो है किया जाता है, जिससे लागत कम आती है और जो है सस्ता पड़ता है। जबकि छोटे पैमाने के उद्योग जो है में ऑर्डर मिलने पर जो है ये वस्तुएं बनाई जाती है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, जिसमें लागत अधिक आती है और महंगा पड़ता है। ठीक है, यंत्रीकरण, बड़े पैमाने पर जो है किसी काम को पूरा करने के लिए जो है मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है यंत्रीकरण कहते हैं। आजकल यह कार्य स्वचालित मशीनों से किया जाता है। स्वचालित कार्य यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। प्रौद्योगिकीय नवाचार, आज के वैज्ञानिक युग में जो है शोध एवं अनुसंधानों के कारण जो है विनिर्माण क्षेत्र में जो है लगातार नए परिवर्तन किए जाते हैं। विनिर्माण की गुणवत्ता को जो है नियंत्रित करने, अपशिष्ट को जो है हटाने तथा प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए जो है नई तकनीकों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। संगठनात्मक ढांचा एवं सत्रीकरण, ठीक है, तो आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण के उद्देश्यों को जो है प्राप्त करने के लिए जो है कुशल संगठन का निर्माण करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो है अधिक पूंजी का निवेश होता है। संगठन का निर्माण जो है विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के आधार पर जो है किया जाता है। इसमें कम प्रयास व कम लागत से अधिक माल का उत्पादन होता है। एक बड़ा संगठन प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है निश्चित कार्य स्थान व संसाधनों की व्यवस्था करता है। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग का जो है वर्गीकरण करना है। तो आकार के आधार पर जो है उद्योग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, किसी उद्योग का आकार तीन लगी पूंजी, काम करने वाले श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इस आधार पर जो है इसके निम्न तीन प्रकार है। कौन कौन से हैं? घरेलू व कुटीर उद्योग, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के जो है उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं। साधारण औजारों द्वारा जो है तैयार माल को जो है या तो वे सभी उपयोग करते हैं या जो है इसे स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। कभी कभी ये अपने उत्पादों को जो है अदला बदला कर भी करते हैं। पूंजी, मशीनें, परिवहन इन उद्योगों को जो है अधिक प्रभावित नहीं करते, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का जो है व्यापारिक महत्व कम होता है एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा जो है निर्मित होता है। इस उद्योग की प्रमुख क्रियाएं खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाई, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, खिलौने, रस्सी, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां बनाना। छोटे पैमाने के उद्योग, इसकी उत्पादन जो है तकनीक एवं निर्माण स्थल, घर से बाहर, कारखाना, दोनों कुटीर उद्योग जो है भिन्न होते हैं। इसमें जो है अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से जो है चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की जो है क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे विकासशील देशों में जो है वहाँ की सरकारें अपनी जनसंख्या को जो है रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जो है इस प्रकार के छोटे पैमाने के उद्योग को जो है बढ़ावा देती है। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए जो है विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की जो है आवश्यकता होती है। पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग, यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में जो है इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया है। ठीक है, यानी कि बड़े पैमाने उद्योग की अगर हम बात करें। ठीक है, उसके बाद देखिए परंपरागत बड़े औद्योगिक प्रदेश,
विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों को जो है उनके बड़े पैमाने पर जो है किए गए निर्माण के आधार पर दो जो है बड़े समूह में बांटा जा सकता है। पहला हो गया परंपरागत हो गया, दूसरा हो गया उच्च प्रौद्योगिकी वाले बड़े औद्योगिक प्रदेश। ठीक है। भारत के प्रथम जनगणना जो है कब आयोजित की गई थी? तो 1872 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1872 के अंदर की गई थी। आपको याद रखना है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब संपन्न हुई थी? तो 1881 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या कितनी रही? 121 करोड़। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम लिखते हुए उसका घनत्व लिखिए। तो बिहार हो जाएगा 1102 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य का नाम लिखते हुए उसका घनत्व लिखिए। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। भारत में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों के नाम लिखने हैं भाई। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। उसके बाद हमें है जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है भारत का जनघनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर लिखिए। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में जो है कम से कम 183 दिन काम करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में जो है 183 दिन जो है दिनों से कम दिन काम करता है। ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण कीजिए। 4 जो है भाषा परिवार है। ऑस्ट्रिक, निषाद, द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारतीय, यूरोपीय। श्रम की जो है सहभागिता दर क्या होती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए किसी क्षेत्र में जो है कुल जनसंख्या में जो है कुल श्रमिकों मुख्य व सीमांत के प्रतिशत को जो है श्रम की सहभागिता दर कहा जाता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए सन 2011 की जनगणना ने जो है भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को जो है कितने प्रमुख वर्गों में बांटा है? नाम लिखिए। 4 प्रमुख वर्गों में बांटा है। कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक, अन्य श्रमिक। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का उद्देश्य लिखिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मानव बस्ती किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रकार आकार के घरों का समूह है जिनमें मनुष्य जो है रहते हैं यानी निवास करते हैं, उनको क्या कहते हैं? मानव बस्तियां कहते हैं, या मनुष्य का रहने का स्थान। भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। उनके नाम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे ये पूछ सकता है या तो डायरेक्ट से पूछ सकता है कि गुंचित बस्ती कौन सी होती है बताइए, या पूछ सकता है अर्धगुंचित कौन सी होती है। तो देखिए पहला है गुंचित बस्ती, अर्धगुंचित बस्ती, परिक्षिप्त बस्ती और पल्ली बस्तियाँ। भारत में पल्ली बस्तियों के 4 स्थलीय नाम बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। डानी, नगला, पाली आएगा शायद यहाँ पे, पल्लिया, पाड़ा, पन्ना। ठीक है। मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में यात्रा के दौरान जो है आप किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों का अवलोकन करेंगे? तो गुंचित बस्तियाँ। राजस्थान में जो है किसने संगन बस्तियों को जो है अनिवार्य बना दिया? जल के अभाव में जो है उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गुंचित बस्तियों की 2 विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार की बस्तियां जो है एक घर पास पास होते हैं। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानी भागों में जो है मिलती है। अर्धगुंचित बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये बस्तियां किसी एकांकी बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में जो है गुंचित होने की प्रवृत्ति का परिणाम होती है। कंठ बैठ गई मेरे। काफ़ी बड़ी अपनी क्लास आज की होने वाली है। अब तक की मेरी सबसे बड़ी क्लास है ये आज की, और सबसे बेस्ट क्लास यही है। सीमित क्षेत्र में गुंचित होने की प्रवृत्ति का परिणाम होती है। इस प्रकार की बस्ती जो है किसी बड़े संगम गांव के जो है विखंडन के कारण भी निर्मित हो सकती है। ऐसी बस्तियाँ जो है गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबका बता रहा हूँ आपको मैं। परिक्षिप्त वह एकांकी बस्तियाँ, परिक्षिप्त को जो है एकांकी बस्तियाँ भी कहते हैं, आपको याद रखना है। भारत में जो है परिक्षिप्त अथवा एकांकी बस्तियाँ किन क्षेत्रों में विकसित होती है? तो ये बता दूँ, यह जो है बिखरी हुई बस्तियों को एकांकी या परिक्षिप्त बस्तियाँ कहते हैं। ये बस्तियाँ सुदूर वनों, एकांकी झोपड़ी या कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की जो है ढालों पर, खेतों में या चारागाहों में दिखाई देती है। मेघालय, उत्तराखंड, जैसे कि हो गया मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के जंगलों में। विशिष्टकृत प्रकारों के आधार पर जो है भारतीय नगरों को 4 प्रकार
लिखिए। प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर। आपसे पूछ सकता है खनन नगर कौन से होते हैं, शैक्षिक नगर कौन से होते हैं, पर्यटन नगर कौन से होते हैं, प्रशासनिक नगर कौन से होते हैं, तो ये आपको पूरा पढ़ना है। गैरीसन नगर क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गैरीसन नगर जो छावनी नगर होते हैं, इन नगरों का जो विकास सैन्य कार्यों के लिए किया जाता है। गैरीसन नगरों का उदाहरण अगर बात करें, अम्बाला हो गया, जालंधर हो गया, मेरठ, बमीना, उधमपुर, ठीक है। औद्योगिक नगरों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। मुंबई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई। प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को जो है प्रशासनिक नगर कहते हैं। नई दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल आदि जो है ये सब क्या है, ये प्रशासनिक नगर है। खनन नगर किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। तो वे नगर जो है खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में जो है विकसित हुए हैं, खनन नगर कहलाते हैं। रानीगंज, झरिया, ठीक है। और पर्यटन नगर किसे कहते हैं, राजस्थान के 2 प्रमुख पर्यटन नगरों के नाम लिखिए। तो ये बता दूं कि सुंदर प्राकृतिक दृश्य की सुविधा प्रदान करने, मनोरंजन के साधनों को जुटाने वाले नगर, ये सब क्या है, पर्यटन नगर होते हैं। पर्यटन करना समझ गए होगे आप मेरे बात जो मैं आपको कहता हूँ। जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, ये सब क्या है, ये पर्यटन नगर हैं। यहाँ पे हम घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन करते हैं। किला नगर से क्या आशय है, किला नगर वे नगर जिनका निर्माण मध्यकाल में प्राचीन नगरों को जो है खंडहरों पर जो है हुआ, जैसे दिल्ली हो गया, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर। आपके अनुसार जो है अंग्रेज़ों ने जो है भारत में तटीय स्थानों पर जो है नगरों का विकास क्यों किया। अंग्रेज़ों ने जो है भारत में तटीय स्थानों पर जो है नगरों का विकास व्यापार के उद्देश्य से जो है किया। उन्होंने सर्वप्रथम जो है सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी से जो है व्यापारिक पतन विकसित किए। 98वां नंबर हमारा जो है ये क्वेश्चन है, निम्न को सम्मिलित कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नगरों के प्रकार, नगर, प्रशासनिक नगर भिलाई होगा यहाँ पे। औद्योगिक नगर चंडीगढ़, शैक्षणिक नगर जो है शिमला हो जाएगा। पर्यटन नगर रुड़की। ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में जो है 2 मूलभूत अंतर लिखिए। तो यहाँ पे मूलभूत अंतर दिए गए हैं, आप इसको कर लेना जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँ। साझा संपत्ति वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साझा संपत्ति संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए। साझा संपत्ति संसाधनों की भूमि सामुदायिक उपयोगी हेतु राज्य सरकार के स्वामित्व में होती है। यह भूमि पशुओं के लिए जो है चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा फल, रेशे, औषधियाँ, पौधे उपलब्ध कराती है, ठीक है। साझा संपत्ति जो है संसाधनों को जो है सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जा सकता है, जहाँ सभी सदस्यों को जो है इसके उपयोग का अधिकार होता है। सभी विद्यार्थी आज की क्लास को, मैराथन क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। पहले आप शेयर करके आइए, उसके बाद ही मैं जो है आगे की क्लास जो है स्टार्ट करूँगा। फटाफट से जो है कम से कम 4 या 5 जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हाँ जी। भारत में जो है फसल ऋतुओं पर टिप्पणी लिखी है। भारत के उत्तरी व आंतरिक भागों में जो है 3 प्रमुख फसल ऋतुएं होती है, जिन्हें खरीफ, रबी व जायद के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में जो है भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तकों को जो है संक्षेप में समझाइए। तो पूरा समझाया गया है, तो PDF में प्रोवाइड आपको करवाऊँ तब आप देख लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी जो है आज की क्लास लंबी होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। छोटे छोटे प्रश्न एक बार देख लेते हैं, बाकी जो रह जाएंगे वो जो है आप देख लेना अपने PDF के अंदर, ठीक है। जैसे मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊँ तब आप देख लेना। जैसे कि अपने 1 घंटे की क्लास होने वाली है, आप देख रहे हो। उसके बाद अब ये देख लेना, मैं बता दूंगा आपको। ये जो है बड़ा जो इसका आंसर है, भारत में जो है चाय और कपास की कृषि का वर्णन कीजिए। भारत में चाय की कृषि यहाँ पे बताई गई है, पूरा इसके बारे में दिया गया है। चाय एक जो है रोपण कृषि है, जो पेय पदार्थ के रूप में जो है प्रयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियाँ, ठीक है, जबकि हरी पत्तियाँ जो है एकानिक होती है। चाय की पत्तियों में जो है कैफीन और टैनिन पाई जाती है। यह उत्तरी चीन के जो है पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। मैं एक बार जो है छोटे छोटे प्रश्न एक बार पढ़ के बता रहा हूँ, बाकी आप जो है PDF आपको प्रोवाइड कराऊँ तब आप देख लेना। किस राज्य में जो है घरों में जल संग्रह संरचना को जो है बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तमिलनाडु। किस राज्य में जो है जल संग्रह कुंड या टाका में किया जाता है? राजस्थान। प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम कब बनाया गया? तो 1974 में जो है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। भारत की किन्हीं 4 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे दिए गए हैं भाई चारों के नाम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने जो है जल क्रांति अभियान कब प्रारंभ किया? इसके उद्देश्य और गतिविधियाँ लिखिए। तो इनकी पूरी यहाँ पे बताई गई है।
दिल्ली व इटावा के बीच कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है? यमुना हो जाएगी। देश में दो अत्यधिक प्रदूषित नदियों के नाम लिखिए, गंगा और यमुना। भूमिगत प्रदूषण किसके संकेतक के कारण होता है? फास्फेट और नाइट्रेट। धरातलीय जल के 3 प्रमुख स्रोत लिखिए। तो यहाँ पे धरातलीय जल की नदियाँ, झीलें, तालाब। भारत में केरल तथा पश्चिम बंगाल में जल कहाँ पाए जाते हैं? इनके कोई 2 उपयोग लिखिए। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। 2 उपयोग की बात करूँ तो मछली पालन हो गया, चावल की कुछ किस्मों व नारियल की सिंचाई में इसका उपयोग होता है। जल संसाधन प्रबंधन से आप क्या तात्पर्य है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। जल संरक्षण व विकास के 3 कार्यक्रम लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाली का उद्देश्य लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्षा जल संग्रह क्या है? इसके 3 लाभ बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जल का पुनर्चक्रण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर जाना। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की नीति मुख्य विशेषताएं लिखिए। और राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन की 3 प्राथमिकता लिखिए। तो मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ, उसके बाद में जो है आपको मैं इसकी PDF प्रोवाइड कराऊंगा। एक बार मैं इंस्क्रॉल कर रहा हूँ, जिसको लिखना हो वो जो है वीडियो को रोक रोक के लिख सकता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ये मैराथन आज की क्लास काफ़ी लंबी जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसकी PDF प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये अपनी जो है आज की क्लास थी। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके आएगा ना, PDF उसी को ही मिलेगी। PDF लेने के लिए मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, आपको लिखना है कि मैराथन क्लास की PDF मेरे को भेज दो, तो आपको मैराथन क्लास की PDF मिल जाएगी, ठीक है। आपको व्हाट्सअप कर देना है नंबरों पे, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, ठीक है। PDF उसी को मिलेगी जो बच्चा सब्सक्राइब करके आएगा, ठीक है। आप मेरे को व्हाट्सअप कर लेना। ये जो है आज की जो है मैं पूरी PDF आपको दिखा देता हूँ एक बार। आज की जो है मैराथन क्लास काफ़ी अच्छी रही, और आपके लिए ऐसी जो है क्लासें मैं लेके आता रहूँगा ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। पहली बात तो आप नोट कर लेना कि अगर आपके पास डेस्क वर्क नहीं है तो डेस्क वर्क मैंने आर्ट की डाल दी है और साइंस की भी डाल दी है, ठीक है। ये सब लेने के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। आज की PDF लेने के लिए मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल अपना है RK स्टडी पॉइंट 99 के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सबकी मैं मैराथन क्लास लेके आऊँगा। आपको बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्प मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।